देखो, ये देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन दे देता है आरबीसी को, ऑक्सीजन लिया जाता है तो क्या होता है, ये देखो। हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हाउ CO2 and O2 is exchanged. Then we'll be talking about oxygen hemoglobin dissociation curve. इस टॉपिक में से आपको फॉर श्योर नीट में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। इस साल भी आए थे, अगले साल भी आएंगे, राइट। देखेंगे सुपर विजुअल्स एंड के ट्रिक के साथ हम किस तरीके से इस टॉपिक पे अपना ग्रास्प ले सकते हैं, और साथ ही देखेंगे लास्ट 30 इयर्स ऑफ एमसीक्यू भी। सो लेट्स स्टार्ट। फाइन, ओके। अच्छा यार, इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज लंग वॉल्यूम्स। ओके, सो लंग वॉल्यूम को मैंने इस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो इसके बाद जो टॉपिक आएगा लंग वॉल्यूम वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसके बाद आप वो टॉपिक देख सकते हैं। और इसमें आई हैव डिस्कस ऑसम ट्रिक टू रिमेंबर द डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम। ओके, चलो अब ये जो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको डील करते हैं। फाइन, लंग का काम है ऑक्सीजन लेना, सो दिस इज अ लंग, और वी कैन से अल्वियोलाई, राइट, हु रिसीव्स ऑक्सीजन, दैट इज एटमॉस्फेयर टू लंग। यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन। ओके, फिर क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है, कौन आ जाता है भाई, यहाँ पे आता है आरबीसी विथ हीमोग्लोबिन। और ये जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई अपना ऑक्सीजन दे देता है आरबीसी को, दैट इज हीमोग्लोबिन को, और उसके बाद आरबीसी टेक्स दैट ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स दैट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। सो दिस इज अ सेल एंड right, and this is a cell and this RBC is delivering oxygen to the cell. Okay, so basically we are talking about, right, how oxygen flow is taking place. One, that is atmosphere to lung, another from lung to RBC, and the third step is from RBC to cell. So this is how the oxygen is delivered to the cell. Okay, but अब ये जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन लेने की, इसमें क्या कोई एनर्जी लगती है? बिल्कुल नहीं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अल्वियोलाई, अल्वियोलाई टू आरबीसी, आरबीसी टू सेल। सो दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। देयर इज नो this is a free of cost process. Okay, there is no expenditure of energy, right? इसको ही डिटेल में हम समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है टेबल। रेस्पिरेटरी गैस बात करें ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर में 159 है। ओके, जस्ट अ मिनट, पेन कहाँ छुप गया है मेरा? ओके, यस, आ जा भाई पेन। सो एटमॉस्फेयर में 159 है ऑक्सीजन का प्रेशर। ओके, एंड अल्वियोलाइज इट इज 104। सो द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर इज मोर देन the alveoli, so the oxygen moves from higher pressure to lower pressure. So that's how from atmosphere to alveoli oxygen की entry होती है। Okay, then as you can see here, the pressure in RBC, that is in blood, it is 40. Okay, so 104 to 40. So that's how oxygen travels from higher pressure to lower pressure, that is 40. Okay, और इसके बाद ये जो देखो टिश्यूज में ये है कितना है, 40। ओके, सो हल्का सा कम रहता है टिश्यू में, एंड दैट्स हाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ पे 40 था, जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा ब्लड के पास वो 95 हो जाएगा, 95 से 40 ऑक्सीजन की डिलीवरी हो जाएगी। सो दैट्स हाउ द डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टेक्स प्लेस टू द टिश्यू, मतलब हायर प्रेशर से लोअर हो रहा है। सो ये था इसके पीछे का मीनिंग कि क्यों दिया है एनसीईआरटी में ये। ओके, और इसके अपोजिट CO2 में, CO2 टिश्यूज में ज़्यादा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है 40, राइट, और यहाँ पे देखो 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, राइट, क्योंकि CO2 अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया, 45 अब यहाँ पे 45 हो गया, 45 के बाद यहाँ पे कम, दैट इज 40। अल्वियोलाई फिर से आ जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर, दैट इज 0.3। सो दैट्स हाउ द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। डोंट वरी यार, इसको डिटेल में देखने वाले हैं हम। ओके, फाइन। अब देखो यहाँ पे कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर में 159 है, अल्वियोलाई में 104 है, मतलब अल्वियोलाई में हमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी। प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज हाउ, राइट, लेट्स सी कि हाउ बॉडी tries to maintain the different pressure so that the delivery of the oxygen takes place. Okay, so ये है lung, okay, मतलब चेस्ट, थोरेसिक कैविटी हैविंग अ लंग। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर छोड़ दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर लिया। ये देखो
क्या होता है, चेस्ट एक्सपांड होती है, राइट। अब ये देखो यहाँ पे चेस्ट एक्सपांड हो गई, चेस्ट एक्सपांड हुई तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड लंग का वॉल्यूम बढ़ गया, लंग का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ एटमॉस्फेयर से, इसलिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ने अल्वियोलाई में एंट्री ले ली, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड हु इज हेल्पिंग यू to increase and to decrease this pressure? Yes, here we have a diaphragm. Okay, so during inhalation, जब मैं ये करता हूँ during inhalation, the contraction of the diaphragm takes place. Okay, so diaphragm contract हो जाता है, जब diaphragm contract हो जाता है तो क्या होता है, लंग की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन मूव करता है। ओके, क्लियर है। और देखते हैं, एक और डायग्राम देखते हैं, राइट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायफ्राम क्या हुआ है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब मैं सांस छोड़ रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और लंग की वॉल्यूम जो है कम हो जाती है, क्योंकि अब बाहर भेजना है ना CO2 को। ओके, सो दिस इज हाउ द डायफ्राम रिलैक्सेस, दैट इज इट मूव्स अप, ओके, एंड द एयर इज एक्सेल्ड, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन, this is called as inspiration, air is inhaled. okay, fine। अब देखो यहाँ पे सेम डायग्राम, यहाँ पे एयर को बाहर छोड़ा जा रहा है तो ये जो है डायफ्राम रिलैक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ये कैविटी देख लो। अब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मैं ये कर रहा हूँ तब ये हो रहा है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये जो कैविटी है क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, इसलिए प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ इसलिए एयर की एंट्री यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे जो MCQ आया था जीपमर 2016 में कि डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड ड्यूरिंग, इट बिकम्स डोम शेप्ड ड्यूरिंग, इट बिकम्स डोम शेप्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के एक्सपिरेशन, इट बिकम डोम शेप्ड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, इट बिकम्स डोम शेप्ड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग आउट प्रोसेस। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो तब क्या होता है, डोम शेप हो जाता है, लंग की वॉल्यूम कम कर देता है, दैट्स हाउ वी आर एबल टू थ्रो आउट द CO2 और थ्रो आउट द एयर आउट ऑफ द लंग। ओके, क्लियर है। ओके, यहाँ पे देख लेना, दिस इज अ डोम शेप डायफ्राम, राइट। डायफ्राम रिलैक्स है तो डोम शेप है। अब यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। सो ये MCQ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, विच इज दैट मसल, डायफ्राम इज अ मसल, विच इज दैट मसल दैट हेल्प्स यू for inspiration and for expiration. It is a diaphragm, it is the contraction of the diaphragm that takes place during the expiration, and that's why you are able to take air inside your lung. Okay, so during expiration diaphragm become dome shaped. Very good, right। अब यहाँ पे देखो सांस हम अंदर ले रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी, मतलब क्या है, एनर्जी तो यूज करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायफ्राम की, तो दिस इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, एक्सपिरेशन में जब हम सांस छोड़ते हैं तब डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इंस्पिरेशन इज एक्टिव, ओके, इंस्पिरेशन is active process, okay, very very important, and the expiration is a passive process। okay, अब बढ़ते हैं आगे। so contraction of the diaphragm takes place during inspiration, contract कर रहा हूं मैं, ये contract हो गया है। okay, another point, when the diaphragm contracts the thoracic cavity और the lung volume, जो cavity है वो increase हो जाती है, volume of the thorax increases, very very important point, and inspiration is an active process whereas expiration is a passive process। now we can move right forward, आगे आगे चलते हैं। अब ये जो लंग में से एयर बाहर जा रही है, राइट, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरियस डिसीजेस में दिस लंग वॉल्यूम गेट्स अफेक्टेड। ओके, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर अंदर ले रहे हो, कितनी बाहर छोड़ रहे हो, with the help of a device। the device is called as spirometer। so this is the spirometer, right। इसने देखो, इसने सांस अंदर ली है, अब ये सांस बाहर छोड़ेगा, कितना एयर बाहर आया कंप्यूटर वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। so with the help of this spirometer you can plot a graph and you will get the numbers of lung volume, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको ये पता चल जाएगा कि लंग वॉल्यूम ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वेरियस डिसीजेस में लंग वॉल्यूम कम हो जाती है। सो स्पायरोमीटर इज अ इंपॉर्टेंट, विच इज दैट डिवाइस, that is used to estimate the lung volume, that is spirometer। okay, अब बढ़ते हैं आगे।
AIPMT 2011. Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? ध्यान से इस क्वेश्चन को, मतलब स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. 3, 2, 1. ओके, देखो यार, ये जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, इसको आप अटेम्प्ट करो, राइट? एक टॉपर और एक जो बंदा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें क्या डिफरेंस होता है पता है? एक ही डिफरेंस होता है, कोई सक्सेसफुल होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता है. दोनों में एक ही डिफरेंस है. जो सक्सेसफुल होता है वो क्या करता है पता है? वो मेहनत करता है, मेहनत, राइट? जैसे अभी मैंने बताया तो काफ़ी कम लोग हो गए जो स्किप कर देंगे वीडियो को, राइट? बोलेंगे सर आप ही बता दो आंसर. ऐसे नहीं है. आप जब तक यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड्स टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट. ओके, अब यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन है. वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल. ओके, अनदर द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी. लंग को हम फुल्ली एम्प्टी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. हम लंग वॉल्यूम में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस ट्यूटर में हमने बात की है, देयर इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपके लंग में रहेगी. आप लंग को फुल्ली एम्प्टी नहीं कर सकते. वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन. ये कैसे पॉसिबल है यार? वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली, ब्रीद आउट एयर टोटली तो कर ही नहीं सकते. अनदर थर्ड ऑप्शन देखो, वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू स्टचन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ. ये तब पॉसिबल है जब आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड होगा, तभी ये पॉसिबल है. ये सब चीजें हमने दूसरे ट्यूटर्स में देखी है. यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल. वेरी गुड, क्योंकि डायफ्राम, देखो यहाँ पे जो रिब्स की मूवमेंट है ये तो चलती रहेगी, लेकिन जैसे प्राणायाम में करते हैं ना कि सिर्फ डायफ्राम की मूवमेंट करके भी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो. ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब की, इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर देखा था, तब हमने इस ऑप्शन को वहाँ पे एलेबोरेट किया है. ओके, क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे. तो एयर की एंट्री हो गई, राइट? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर की एंट्री होगी. अल्वियोलाई में एयर अब आ चुके हैं जहां पे एयर में ऑक्सीजन है, राइट? ये चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी. ये देखो, ये जो ब्रोंक्यूल्स है, राइट, यहाँ पे कार्टिलेज है, जबकि अल्वियोलाई में कार्टिलेज नहीं रहता है, क्योंकि उसको तो अल्वियोलाई को उसने जो ऑक्सीजन लिया है उसको दे देना है आरबीसी के पास, इसलिए अल्वियोलाई के पास कार्टिलेज नहीं रहता. इट इज अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइंड सेल्स. ओके, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है अल्वियोलाई के पास. ओके, फाइन. अब इसको ही हम कट कर देंगे तो हमें ये दिख जाएगा. ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम पता है? अल्वियोलाई. अल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है और अल्वियोलाई को टोटली सराउंड किया है ब्लड वेसल्स ने, राइट? ब्लड वेसल्स में आरबीसी. सो आरबीसी आर रेडी टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्वियोलाई. सो दिस इज अल्वियोलाई. सो दिस इज अल्वियोलाई एंड दिस इज अ ब्लड वेसल रनिंग थ्रू आउट द अल्वियोलाइज. ओके, अब देखो, सो यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में काफ़ी एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है और किस तरीके से होता है वो भी हम देखेंगे, राइट? अब देखो यहाँ पे अल्वियोलाई इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. अल्वियोलर वॉल इज वन सेल थिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद यहाँ पे है ब्लड वेसल. ब्लड वेसल इज लाइंड बाय एंडोथेलियम. Very very important. Blood capillary is lined by endothelium, and between the blood vessel and the alveoli there is a basement membrane. So यहाँ पे तीन लोग हैं, alveolar squamous epithelium, basement membrane and endothelium. So इन तीनों को पास करते हुए ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा. और ऑक्सीजन क्यों आएगा, क्यों डिफोज होगा? क्योंकि हमने देखा था, राइट, डायग्राम दिखाई थी ना टेबल एनसीईआरटी का, कि अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड वेसल में जो आरबीसीज है उसके पास प्रेशर कम है. सो दैट्स हाउ द ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. ओके, अल्वियोलर, ये जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई का जो सेल्स है उसमें दो टाइप्स के सेल रहते हैं, टाइप 1 अल्वियोलर सेल एंड टाइप 2 अल्वियोलर सेल. ओके, अब देखो टाइप 2 अल्वियोलर सेल क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप 1 अल्वियोलर सेल गैस एक्सचेंज करते हैं. सिंपल है, बिल्कुल गैस एक्सचेंज करेंगे, उसके पास का ऑक्सीजन वो दे देगा आरबीसी को, आरबीसी से CO2 ले लेगा. ओके, सो टाइप 1 अल्वियोलर सेल दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व विद द गैस एक्सचेंज, वेयर एज टाइप 2 अल्वियोलर सेल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ये सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं. अब सर्फेक्टेंट क्या है ध्यान से देखना, ये है अल्वियोलाई, राइट? अब क्या कर रहे हो आप, जब आप
इंस्पिरेशन कर रहे हो तो अल्वियोलाई में एयर आ रही है। ओके, जब आप एक्सपिरेशन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, तो अल्वियोलाई से एयर कम हो गई। ओके, सो ये जब कम हुई तो ये तो भाई एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हो जाना चाहिए। अगर स्टिक हो गया तो अल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच में एक लिक्विड रखा जाता है जो लिक्विड प्रोड्यूस करता है टाइप 2 अल्वियोलर सेल, और उस लिक्विड को कहते हैं सरफेक्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्वियोलर टाइप 2 अल्वियोलर सेल क्या करता है, जो सरफेस टेंशन है अल्वियोलाई का उसके साथ डील करता है। सरफेक्टेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सरफेक्टेंट बना रहता है लिपिड से जो अल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, इसको मिस मत करना। ये थोड़े एम्स का लेवल का एमसीक्यू है, जिसको चाहिए एम्स जैसा हायर कॉलेज उसको ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे। सो सोलिबिलिटी एज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन द ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे CO2 जो है ना, ये यहाँ से इधर और इधर से इधर 25 टाइम ज्यादा, 25 टाइम्स हायर, काफी ज्यादा फास्ट वो यहां से डिफ्यूज कर सकता है। सो दैट एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस अब हम देखने वाले हैं आगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। ये पूछा था एमसीक्यू ऑल इंडिया 2011 2013 में कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, अल्वियोलाई के पास होता है। ऑल इंडिया 97 में पूछा था टाइप 1 अल्वियोलर सेल और टाइप 2 अल्वियोलर सेल के बारे में। ऑल इंडिया 98 में पूछा था कि विच इज दैट प्रोसेस थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस, इट इज टेकन प्लेस विद द सिंपल डिफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये है आरबीसी, मतलब आरबीसी के अंदर का ये हीमोग्लोबिन है। ओके, आरबीसी का बाहर एक सेल मेम्ब्रेन कंसीडर कर लो। सो दिस इज अ हीमोग्लोबिन, दिस इज अ हीम, एंड दिस 4 आर द ग्लोबिन्स, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, 2 अल्फा ग्लोबिन, 2 बीटा ग्लोबिन, एंड दिस इज अ हीम। ओके, सो हीम विद ग्लोबिन मेकिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ओके फाइन। अब देखो आगे। सो जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन लिया जाता है तो क्या होता है, ये देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन के पास जो हीम है उसकी एबिलिटी है ऑक्सीजन को कैच करने की। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपने 2 डायग्राम में एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया है कि हीम जो है Fe2 प्लस इस फेज में ऑक्सीजन को बाइंड करता है, जैसे बाइंड करेगा Fe3 प्लस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीम इज इन फेरिक स्टेट, FERRIC, ferric, and 2 is less, that is ferrous, right? Less is ferrous, okay? 3 is less than 2, that is ferrous. ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन फेरिक स्टेट में है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू पूछा गया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन वेयर ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन। ये क्लियर होगी चीज? फाइन। अब देखते हैं आगे। अनदर चीज क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। That's why every word is important guys, every word is important। और जो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, राइट? क्योंकि उसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, सो इस तरीके से ध्यान से देखना है अपने। सो oxygen is transported in the blood in the form of oxyhemoglobin। so 97% जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसको पकड़ लेता है आरबीसी, और बचा हुआ 3% जो है ये ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, यस, मान लो एनवायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। व्हाई? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैविंग 200 टाइम्स मोर एफिनिटी टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 200 टाइम्स मोर एफिनिटी, 200 टाइम्स मोर। मतलब अगर आरबीसी के आजू बाजू में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो फटाक से कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा, राइट? मतलब उसकी शादी तो ऑक्सीजन के साथ करनी होनी थी, लेकिन वो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला जाएगा भाई, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एफिनिटी ज्यादा है, 200 टाइम्स मोर। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये चीज ऑल इन एम्स 2008 में पूछी थी, राइट? अब मुझे बताओ यार कि ये जो ब्लड में जो ऑक्सीजन आ रहा है अल्वियोलाई से,
उसमें से 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। अब ये जो ऑक्सीजन आ रहा है जो ब्लड में है, ये पूरा क्या पूरा जो ऑक्सीजन है टिश्यू को दे देता है ब्लड, पूरा 100% ऑक्सीजन दे देता है? नहीं देता है। ये जो ब्लड में जो ऑक्सीजन आया है उसमें से सिर्फ 25% ही टिश्यू को डिलीवर किया जाता है, 75% रिजर्व रखा जाता है, राइट। सो 75% ऑफ द ऑक्सीजन इज रिजर्व फॉर इमरजेंसी पर्पजेज। व्हाई? मान लो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े हो, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है और अचानक से अनाउंसमेंट हो जाती है कि आपकी ट्रेन जो है अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक भागने लगोगे, इमरजेंसी कंडीशन है। इस इमरजेंसी कंडीशन में डील करने के लिए टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन के लिए 75% ऑफ ऑक्सीजन रखा जाता है। एम्स में 2011 में एमसीक्यू पूछा था, रिजर्व्ड ऑक्सीजन कितना डिलीवर करता है? ओनली 25% ब्लड टिश्यू को डिलीवर करता है, 75% इट कीप्स एज अ रिजर्व्ड ऑक्सीजन, एम्स 2011। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो एमसीक्यू है एम्स 2008 में पूछा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब देखते हैं आगे। चलो, एम्स 2013 में पूछा था कि किस स्टेट में बाइंड करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को? Fe2+ में बाइंड करता है और एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में। यहां पे वर्डिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की, क्योंकि इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द हीम इज प्रेजेंट इन फेरिक फॉर्म, ओके। ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीम इन अ फेरस फॉर्म, लेस इज फेरस 2 इज लेसर देन 3, ओके। सो लेस इज फेरस, इस टाइप से उसको याद रखो। So oxygen binds to the hemoglobin in ferrous form. Okay, एम्स 2013 में पूछा था। चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो, ये कौन आ रहा है यहाँ पे? ये है हीमोग्लोबिन। और अब टिश्यू के पास चला गया। हमने क्रेब्स साइकिल में देखा था कि क्रेब्स साइकिल में CO2 बनता है। अब जो CO2 बना उसको क्या बॉडी में रखना है? वो क्या काम का, उसको भेज देंगे बाहर, ओके। तो आरबीसी के पास दे देता है सेल, राइट। जिस सेल में CO2 बन रहा है, सेल क्या करते हैं, कहते हैं कि आरबीसी भाई तू ये ले ले CO2 और इसको बाहर जाके छोड़ के आ। तो आरबीसी को बाइंड करता है CO2, ये बन जाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, इसका नाम है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। दिस इज द स्लिपरी पॉइंट, यू शुड नोट इट डाउन इन योर नोट्स दैट दिस इज कॉल्ड एज द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। सो दिस इज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, फेसेस 4 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ओके। So CO2 is transported in the blood in the form of carbaminohemoglobin, right? अब यहाँ पे एक चीज और है। अब यहाँ पे ये क्या करता है पता है? हीमोग्लोबिन अपना जो CO2 है ये सेल के पास, मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अब ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन ने CO2 को पकड़ा और रिलीज कर देता है सेल के अंदर ही। क्यों? ताकि वो और ज्यादा CO2 को बाइंड कर सके, नहीं तो एक टाइम पे सिर्फ 4 ही CO2 लेके जाएगा तो कैसे चलेगा। और ये जो यहाँ पे रखा है CO2, ऐसे उसको हवा में तो आप नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन को हेल्प करने के लिए हीमोग्लोबिन सेल में, रेड ब्लड सेल में है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। वो क्या करता है कि सेल में जो वाटर है, वाटर और CO2 को यहाँ पे कंबाइन कर देता है, बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और जो डिसोसिएट होके बन जाएगा बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन यहाँ पे बन जाएंगे, राइट। सो बाइकार्बोनेट आयंस इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड 70%, right? 70% of the CO2 is transported in the blood in the form of bicarbonate। बचा हुआ 25% कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और बचा हुआ 5% इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व CO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या किया यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने? हीमोग्लोबिन चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा CO2 को लेके जाए बॉडी के बाहर, क्योंकि बॉडी में रखने का कोई मतलब नहीं है CO2 को, तो बाहर लेके जाना है तो वो तो एक टाइम पे 4 ही लेके जा सकता है हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ने के बाद रिलीज कर देता है और कहता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, भाई इसको संभाल। कार्बोनिक अनहाइड्रेज आता है और CO2 को बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट कर देता है। सो 70% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिपमर 2010 में पूछा था, विच इज दैट एंजाइम हु इज हेल्पिंग द हीमोग्लोबिन, right, for the formation of bicarbonate ion. So it is carbonic anhydrase. And which is that metal which act as a cofactor for carbonic anhydrase, right? अगर आपको पता होगा तो मुझे यहाँ पे, अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, which is that metal
विच एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक अनहाइड्रेस। पता अगर होगा तो मुझे बताना। बढ़ते हैं आगे। एमसीक्यू पूछा था जिपमर 2010 में, उसके बाद एमसीक्यू पूछा था ऑल इंडिया 2010 में 25% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, राइट, मेन इज बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते, आपको चीज पता चल गई, ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, राइट। सो ये है आरबीसी, आरबीसी अब ऑक्सीजन लेके जा रहा है, राइट। हम थोड़े स्टोरी में आगे गए, अब फिर से पीछे आ रहे हैं और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। सो ये है आरबीसी, और आरबीसी हीमोग्लोबिन लेके आया और टिश्यू को दे देता है। देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन डिसोसिएट हुआ आरबीसी से, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन। सिंपल है। जो बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द आरबीसी इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इसलिए तो छोड़ पाया, अगर इरिवर्सिबल होता तो आरबीसी तो पकड़ ही लेता, छोड़ता ही नहीं। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द आरबीसी इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस इज हाउ आरबीसी रिलीजेस इट्स ऑक्सीजन टू द सेल, टू द टिश्यू, जो भी है बोल रहा, बट दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन, राइट। फाइन, रिवर्सिबल बाइंडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है, देयर आर सम फैक्टर्स दैट इंटरफियर विद द ऑक्सीजन डिसोसिएशन। मान लो CO2 यहाँ पे आरबीसी ने ले लिया, हमने क्या देखा था, बाइकार्बोनेट एंड H+ फॉर्म होता है, H+ फॉर्म होगा तो पीएच चेंज होगा आरबीसी का, जब पीएच चेंज होगा तो आरबीसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, आरबीसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो उसको ऑक्सीजन बाइंड करने की जो एबिलिटी है वो भी हल्की सी बदल जाती है। सो CO2 H+ ये फैक्टर क्या कर रहे हैं, आरबीसी को, आरबीसी की जो एबिलिटी ऑक्सीजन बाइंड करने की उसके साथ इंटरफियर कर रहे हैं। तो इन फैक्टर्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट। अब ये देखो, यहाँ पे हम ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेते हैं एंड हम प्लॉट करते हैं कि अगर CO2 अगर बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, राइट। सो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन को छोड़ना मतलब इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टू द राइट साइड, ओके। ऑक्सीजन को बाइंड करके रखना, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व टू द लेफ्ट साइड। इसको ज्यादा डिटेल में हमने जानने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। क्या क्या देखा हमने, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टू द राइट, इट मीन्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आरबीसी, राइट, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ देगा आरबीसी, राइट। अब व्हाट आर दोस फैक्टर दैट लीड्स or that interferes with hemoglobin and RBC, hemoglobin and oxygen binding, which are those factors? One is CO2। अभी हमने देखा CO2 जब बाइंड होता है RBC को तो CO2 क्या करता है, H+ प्रोड्यूस कर देता है, बाइकार्बोनेट H+। जब H+ चेंज हो जाएगा, pH चेंज हो जाएगा, pH चेंज हो जाएगा, RBC का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और अब चेंज हुआ अगर RBC का कॉन्फ़िगरेशन तो वो ऑक्सीजन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। सो इसलिए हम क्या कहते हैं, CO2 शिफ्ट्स द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड, ओके। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड, इस साइड में ये आ जाएगा। अगर हम CO2 यहाँ पे बढ़ा देंगे एटमॉस्फेयर में तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके का आपको दिखेगा, राइट। अनदर पॉइंट जो हमने देखा कि देयर इज H+ आयंस। सो H+ आयंस क्या करते हैं, H+ आयंस अभी हमने देखा CO2 H+ को फॉर्म करता है। सो अगर H+ का क्वांटिटी अगर बढ़ गई, अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो भी आपको जो कर्व मिलेगा, ये जो कर्व है ये आपको मिलेगा राइट साइड में शिफ्ट होता हुआ, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द राइट साइड, मतलब आरबीसी अब ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा। देन देयर इज एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तब क्या करना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ना है, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करना है, ओके। अनदर पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इवन एक्सरसाइज में भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, मतलब इजीली टिश्यू को दे देता है, ओके। एंड देन देयर इज वन एंजाइम 2,3-DPG, इसके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट 2,3-DPG इट इज एन एंजाइम विच शिफ्ट्स द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। Shifting of oxygen dissociation curve to the right, it means release of the oxygen from the hemoglobin, okay।
ये चीज़ क्लियर हो रही है क्या यहाँ पे? इसके बारे में हम ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा, जो मेन पॉइंट है वो भी छूट जाएंगे, राइट। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि इन फैक्टर्स को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू फ्रेम होता है। ये देखो आप इस तरीके से याद रखो। सो हियर इज अ ट्रिक। कैडेट, राइट, हमारा मिलिट्री कैडेट, कैडेट्स आर ऑलवेज राइट, इस तरीके से आप याद रखना है। CO2, A एसिडिटी, D ET, कैडेट्स आर ऑलवेज राइट। मतलब ये जो फैक्टर्स है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। राइट साइड में शिफ्ट करते हैं मतलब आरबीसी हीमोग्लोबिन जल्दी से अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, बाइंड करके नहीं रखेगा। अगर बॉडी में अगर CO2, अगर एनवायरमेंट में CO2 कम हो गया, अगर यहाँ पे जो pH है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया, अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो तो क्या करता है, राइट, मतलब आप एक्सरसाइज के स्टेट में नहीं हो तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करने लगोगे एक और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ है सिंपली। मतलब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाएगा इधर इधर इधर, ये क्या होता है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का एक कम होते जाएगा, रिलीज होते जाएगा ऑक्सीजन। ओके फाइन। अब यहाँ पे एक MCQ देख लो। MCQ कब का है ये? नीट 2020 अभी पूछा था एग्जाम में। स्क्रीन पॉज करके देखो। 3, 2, 1 गो। Fine. Identify the wrong statement with reference to the transport of the oxygen. Higher H+ concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. अभी हमने क्या देखा, जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनने नहीं देगा। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टू द राइट साइड। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। अच्छा, रॉन्ग ही स्टेटमेंट पूछा है तो ये रॉन्ग ही हो गया। लो PCO2 इन अल्वियोला फेज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, बिल्कुल। लो PCO2 अभी हमने देखा, लो CO2 मतलब शिफ्टिंग में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन वहां पे बना हुआ रहेगा। ओके, फेवर्स करेगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने देखा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नीचे के साइड में था, ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे बाइंड डिपेंड करता है। सो दिस इज राइट, दिस इज राइट। 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल बिल्कुल। CO2 का अगर प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन को राइट साइड में शिफ्ट होगा तो CO2 इंटरफियर करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग के साथ। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज 1, ऑप्शन 1, मतलब दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट MCQ, स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। 3, 2, 1 गो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सा करेक्ट नहीं है? द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, इट रेड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस भी, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। और ये क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल, ये तो भाई बहुत ज्यादा स्टेबल है। हमने तो अभी देखा इसकी तो 200 टाइम्स मोर एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब ये आंसर है। सो दिस इज अ आंसर। ओके, राइट, देखो बिल्कुल सिंपल है। सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। 3, 2, 1 गो। राइट, रॉन्ग राइट स्टेटमेंट देखो। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, बिल्कुल होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी तो इंस्पिरेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है इंस्पिरेशन में, राइट। हमने क्या देखा था, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, याद करो डायग्राम जो हमने देखी थी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, बताओ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है, इसलिए तो एटमॉस्फेयर से एयर एंटर कर पाता है लंग में। सो इसलिए द आंसर इज 3, दैट इज A and B। ओके, क्लियर हो रहा है, राइट। देखो यार, आपको एक रिवाइज करना पड़ेगा ये टॉपिक। एक बार नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। और यहाँ पे आ रहे हैं आपके एंकर पॉइंट्स। सो हमने देखा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम टेक्स प्लेस, हमने देखा कि ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन रिवर्सिबली। ओके, द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन। ओके, एंड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हमने प्लॉट किया था, और हमने यहाँ पे प्लॉट किया था द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन बाय ऑक्सीजन, राइट। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाओगे कंफ्यूज हो जाएगी, दैट
which are those factors that shifts the oxygen dissociation curve to the right? Those factors are cadet. Okay, जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा तब क्या होगा, तब आरबीसी ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, राइट? ये 3 पॉइंट अगर आपने याद रखे तो यू विल बी एबल टू डील विद दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू. ओके गाइज, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल. थैंक यू सो मच गाइज.